कहानी की शुरुआत में हम किम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो पढ़ाई में काफी अच्छा है। कॉलेज में किम के कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है जो हमेशा उसका मजाक उड़ाने का काम करते, क्योंकि किम अभी तक वर्जिन था और अब तक उसने किसी को डेट भी नहीं किया था। एक रात किम डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी करने जाएगा, लेकिन उसे पता था कि उसके पेरेंट्स इसकी परमिशन नहीं देंगे। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता है कि उसे अपने एक दोस्त के घर पर ग्रुप स्टडी करने जाना है। तब उसे आसानी से बाहर जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन पार्टी में जाने के लिए किम के पास बस के किराए के पैसे नहीं थे। इसीलिए वो चुपके से अपने पिता की टैक्सी की चाबी चुरा लेता है और टैक्सी लेकर निकल जाता है। लेकिन टैक्सी स्टार्ट करने से पहले किम ने डैश कैमरा बंद कर दिया था ताकि अगले दिन उसके पिता को इस बारे में पता न चले कि उनका बेटा बिना परमिशन उनकी टैक्सी लेकर गया था। अब किम टैक्सी लेकर पार्टी में जाने के लिए निकलता है और अपने एरिया से आगे मेन शहर में पहुंच जाता है, लेकिन रेड लाइट होने की वजह से उसे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ा। तब अचानक होंग नाम की एक लड़की उसकी टैक्सी में बैठ गई, क्योंकि किम अपनी टैक्सी पर से अवेलेबल का साइन हटाना भूल गया था। इसीलिए किम होंग को बताता है कि उसकी टैक्सी कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो कहीं और जा रहा है। तब होंग बताती है कि किम की टैक्सी पर अवेलेबल का साइन लगा है, इसीलिए होंग टैक्सी से उतरने से मना कर देती है और कहती है कि अब किम को उसे उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ना होगा। तब किम भी मान जाता है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में किम होंग को बार बार देख रहा था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि किम होंग की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए वो सोचता है कि वो पहले होंग को उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ेगा, उसके बाद पार्टी में जाएगा। तब होंग बताती है कि उसे हान रिवर के पास जाना है, लेकिन आधे रास्ते में किम को पता चला कि उसकी टैक्सी का फ्यूल खत्म होने वाला है। इसीलिए वो जल्दी से नजदीकी गैस स्टेशन पर पहुंच गया। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि किम के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए होंग से पैसे लेकर वो फ्यूल डलवाता है, जिसके बाद होंग किम को एक्स्ट्रा पैसे देती है और उसे स्टोर से सिगरेट और अल्कोहल खरीदने कहती है। अब किम जैसे ही स्टोर में गया तब एक लड़का होंग के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद जब किम वापस टैक्सी के पास आया तब वो लड़का वहाँ से चला गया, जिसके बाद किम भी होंग को लेकर वहाँ से निकल गया। अब किम को भी होंग के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसने पूल पार्टी में जाना कैंसिल कर दिया। जिसके बाद दोनों हान रिवर के पास जाकर थोड़ी मस्ती करने लगे और एक आइसक्रीम वाले से उसकी आइसक्रीम चुरा कर भाग गए। किम होंग के साथ काफी अच्छा समय बिता रहा था, वही होंग को भी किम का साथ अच्छा लगने लगा, इसीलिए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जिसके बाद दोनों होंग के घर गए, लेकिन टैक्सी पार्क करते समय किम गलती से वहाँ खड़ी एक कार को टक्कर मार देता है। ऊपर से किम की किस्मत इतनी खराब थी कि उस समय कार का ओनर अंदर ही बैठा था, लेकिन ओनर बाहर आकर किम पर गुस्सा होने की बजाय उसे माफ कर देता है और दोनों को जाने कहता है। घर में जाने के बाद होंग अपनी पिछली लाइफ के बारे में बताती है कि पहले वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो अपनी दोस्त के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ दिन पहले उन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और उसकी दोस्त वहाँ से चली गई और तब से होंग उस घर में अकेली रहती है। आगे दोनों बातें करते हुए ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद होंग किम को ड्रग भी देती है और कुछ देर बाद दोनों नशे में काफी ज्यादा हाई हो गए। तब होंग कहती है कि वो किम के साथ नाइफ गेम खेलना चाहती है, लेकिन किम वो गेम नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों काफी ज्यादा नशे में है। ऐसे में नाइफ गेम खेलना उनके लिए रिस्की हो सकता है, लेकिन होंग उसे नाइफ गेम खेलने के लिए फोर्स करने लगी और आखिरकार किम को भी मानना पड़ा। जिसके बाद दोनों नाइफ गेम स्टार्ट करते हैं और गलती से चाकू होंग के हाथ पर लग गया और उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगी। ये देखकर किम काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी होंग किम को पूरे पैशन के साथ किस करने लगी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि होंग एक साइको की तरह बिहेव कर रही है। जिसके बाद दोनों होंग के बेडरूम में गए, जहाँ किम पहली बार किसी लड़की के साथ यामाकाटा करता है। अगले सीन में हम किम को लिविंग रूम के काउच पर सोया हुआ देखते हैं। तब किम सुबह 4 बजे उठा और उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स के उठने से पहले उसे घर पहुँचना होगा, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि किम टैक्सी लेकर गया है। इसीलिए किम जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और होंग को गुड बाय बोलने के लिए उसके बेडरूम में जाता है। लेकिन जैसे ही किम बेडरूम में गया उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि होंग अपने बेड पर पूरी तरह खून से सनी हुई पड़ी थी। मतलब किसी ने बड़ी बेरहमी से होंग का काम तमाम कर दिया था। ये देखकर किम घबरा जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे घर से बाहर निकलकर किम अपनी टैक्सी के पास पहुँच गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो घबराहट में टैक्सी की चाबी घर के अंदर ही भूल गया।
इसीलिए वो वापस घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। अब उसे कुछ भी करके होंग के घर से निकलना था, इसीलिए वो दरवाजे पर लगा कांच तोड़ता है और हाथ डालकर दरवाजे को अंदर से खोल लेता है। अंदर जाने के बाद किम ने टैक्सी की चाबी ढूंढ ली, लेकिन तभी उसकी नजर उस चाकू पर गई जिससे वो दोनों नाइफ गेम खेल रहे थे। अब किम को पता था कि पुलिस उस चाकू को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, इसीलिए किम ने चाकू उठाकर अपने जैकेट में छुपा लिया और सोचा कि वो भागते समय उस चाकू को कहीं फेंक देगा। इसके बाद किम टेबल पर अल्कोहल डालकर उसे पूरी तरह साफ कर देता है ताकि पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट ना मिले। इतना सब करने के बाद किम अपनी टैक्सी लेकर होंग के घर से भाग गया, लेकिन ये सारा सीनेरियो एक बूढ़े आदमी ने देख लिया था जो होंग का पड़ोसी है। वही किम अपने घर के रास्ते पर था, तभी गलती से वो पुलिस के चेक पॉइंट में फंस गया। तब एक लेडी ऑफिसर ने दूर से ही किम का घबराया हुआ चेहरा देख लिया, इसीलिए वो ऑफिसर किम के पास आई और किम को टैक्सी से बाहर निकलने को कहा। ऑफिसर को लग रहा था कि शायद किम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, इसीलिए वो किम को अल्कोहल मीटर में फूंकने कहती है, लेकिन तभी अल्कोहल मीटर की बैटरी खत्म हो गई, जिस वजह से लेडी ऑफिसर किम का अल्कोहल टेस्ट नहीं ले पाती। तभी ऑफिसर को वॉकी टॉकी पर एक घर में घुसपैठ की खबर मिलती है। अब वो ऑफिसर घुसपैठ वाले घर से करीब थी, इसीलिए उसका सीनियर लेडी ऑफिसर को क्राइम सीन पर जाकर चेक करने कहता है। तब आखिर में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किम को भी अपने साथ पहले क्राइम सीन पर लेकर जाएंगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका अल्कोहल टेस्ट लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग उस घर की तरफ बढ़े, तब किम समझ गया कि वो लोग होंग के घर जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने पर होंग का पड़ोसी पुलिस को बताता है कि उसने किसी को होंग के घर में दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हुए देखा और वहाँ से भागते हुए भी देखा। उस समय किम पुलिस की कार में बैठा था, इसीलिए उस बूढ़े पड़ोसी का ध्यान किम पर नहीं गया। आगे पड़ोसी के बताने पर पुलिस होंग के घर में इंटर करती है, जहाँ उन्हें होंग की लाश मिली और कुछ ही देर में वहाँ बाकी पुलिस फोर्स भी पहुँच गयी। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पड़ोसी ने सुबह 4 बजे कंप्लेन की थी, लेकिन लाश को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि होंग का मर्डर तकरीबन रात 2 बजे के आसपास हुआ है। आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसके ऊपर फ्रूट काटने के चाकू से 12 से 13 बार हमला किया गया, जिसकी लंबाई तकरीबन 15 सेंटीमीटर है। लेकिन उन्हें होंग के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, जिससे ये साबित होता है कि किलर ने ग्लव पहने हुए थे, मतलब किलर ने पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर को अंजाम दिया। तभी ऑफिसर पार्क की नजर पुलिस की गाड़ी में बैठे किम पर गई, इसीलिए पार्क अपने जूनियर से किम को पुलिस स्टेशन ले जाने कहता है। जिसके बाद कुछ ऑफिसर किम को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। आगे ऑफिसर पार्क जब क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी हम उस कार के ओनर को देखते हैं, जिसकी कार को किम ने अपनी टैक्सी पार्क करते समय ठोकी थी। कार ओनर बताता है कि उसने होंग को आखिरी बार एक जवान लड़के के साथ उसके घर में जाते देखा था। उधर पुलिस स्टेशन जाने के बाद किम को एक जगह टेस्ट के लिए बैठा दिया गया। तब किम कई बार वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई न कोई उसके सामने आ जाता और उसे वापस अपनी जगह पर बैठना पड़ता। तभी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पार्क भी पहुंच गया, जिसके बाद पार्क पुलिस वालों से किम की तलाशी लेने कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किम के पास ड्रग हो सकती है। तभी वहाँ होंग का बूढ़ा पड़ोसी भी पहुँच गया। वो बताता है कि उसने जिस लड़के को होंग के घर से भागते हुए देखा था, वो लगभग किम की उम्र का होगा और वो होंग के घर से निकलकर टैक्सी से भाग गया। ये सुनकर पुलिस चीफ और वो लेडी ऑफिसर को किम पर शक होता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही लेडी ऑफिसर ने किम को टैक्सी चलाते हुए पकड़ा था। इसीलिए लेडी ऑफिसर किम की तलाशी लेती है और वही होता है जिसका डर था। किम के जैकेट से वही चाकू निकलता है जिसे वो रास्ते में फेंकने वाला था। चाकू मिलने के बाद किम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब बेचारा किम पुलिस वालों के सामने रोता गिड़गिड़ाता और बार बार कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ऑफिसर पार्क उस पर भरोसा नहीं करता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद किम की बॉडी को चेक करने के लिए उसके कपड़े उतार दिए गए। तब पुलिस वालों को किम के शरीर पर नाखून से खरोचने के निशान दिखाई दिए, जो यामाकाटा करते समय होंग के हाथों से लगे थे। लेकिन किम को पता था कि वो चाहे कितनी भी सफाई दे, उसकी बातों पर अब कोई यकीन नहीं करने वाला। आगे सब कुछ चेक करने के बाद किम को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में डाल दिया जाता है। कहानी में आगे शिन नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो पेशे से एक लॉयर है और अपने क्लाइंट से मिलने पुलिस स्टेशन आया था। तभी उसकी नजर मासूम से दिखने वाले किम पर गई और वो खुद को किम के पास जाने से रोक नहीं पाया। तब किम एडवोकेट शिन को पूरी सच्चाई बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। किम की पूरी कहानी सुनने के बाद शिन कहता है कि वो किम का डिफेंस लॉयर बनकर उसकी मदद करेगा। आगे शिन किम को पुलिस या फिर अपने घर वालों को भी सच्चाई बताने से मना करता है। आगे शिन किम को पुलिस या फिर अपने घर वालों को भी सच्चाई बताने
बताने से मना करता है, क्योंकि उसका मानना था कि जब पुलिस वालों को उसकी पूरी सच्चाई पता चलेगी तब वो लोग एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करके किसी भी तरह किम को कल्प्रिट प्रूफ कर देंगे और उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करके बंद कर देंगे। लेकिन अगर किम अपना मुंह बंद रखेगा तब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अपनी खुद की एक कहानी क्रिएट करेंगे और कोर्ट में जाने के बाद शीन उन्हें आसानी से गलत प्रूफ कर देगा और किम को रिहा करवा देगा। उधर किम को पकड़ने के बाद ऑफिसर पार्क अपनी टीम लेकर वापस क्राइम सीन पर गया ताकि वो किम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर सके। पार्क सबसे पहले उस टेबल पर गया जिस पर किम और होंग ने नाइफ गेम खेला था, लेकिन किम ने घर से निकलने से पहले अल्कोहल की मदद से पूरा टेबल क्लीन कर दिया था, इसीलिए पार्क को वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो ऊपर बेडरूम की तरफ जाने लगा। तब स्टेयर चढ़ते समय पार्क को दीवार पर खून के निशान दिखाई दिए और सीढ़ियाँ चढ़ते समय उसे फ्लावर वाज भी जमीन पर पड़ा टूटा हुआ मिला। अब आपको याद होगा नाइफ गेम खेलते समय किम ने गलती से होंग के हाथ पर चाकू मार दिया था, जिसके बाद दोनों किस करते हुए ऊपर बेडरूम में चले गए। शायद उसी समय होंग के चोटिल हाथ का खून दीवार पर लग गया होगा और ऊपर जाने के बाद वो वाज भी वही टूटा था। लेकिन पुलिस चीफ को लग रहा था कि जब किम होंग को मार कर वहाँ से भाग रहा होगा तब सीढ़ियों से उतरते समय किम के हाथों में लगा ब्लड दीवार पर लग गया। आगे पार्क बेडरूम में गया तब उसे वहाँ एक इनहेलर मिलता है जो किम का था और उसे पहले ही एविडेंस के तौर पर मार करके रखा गया था, लेकिन पार्क चुपके से वो इनहेलर उठा लेता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कार ओनर का स्टेटमेंट लिया जाता है, जिसके बाद उस लेडी ऑफिसर का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है जिसने किम को ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए रोका था। अब सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वाले होंग के स्टेप फादर को कॉल करके बताते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन उसके फादर को होंग की मौत की खबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने होंग को कभी अपनी बेटी माना ही नहीं था। आगे होंग के स्टेप फादर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। तब वो बताते हैं कि होंग की मां के जाने के बाद होंग भी उनके घर से चली गई थी क्योंकि उसने भी उन्हें अपने फादर के तौर पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी हम किम के पेरेंट्स को देखते हैं जो अपने बेटे से मिलने पुलिस स्टेशन आते हैं। तब ऑफिसर पार्क किम और उसके पेरेंट्स को इंट्रोगेशन रूम में अकेला छोड़ देता है। दरअसल इंट्रोगेशन रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे थे जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है और ऑफिसर पार्क ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद किम अपने पेरेंट्स के सामने कन्फेस करेगा जो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और किम मुजरिम प्रूफ हो जाएगा। फिर पार्क जल्दी से एक कंप्यूटर के पास जाकर बैठ गया ताकि वो इंट्रोगेशन रूम का लाइव फुटेज चेक कर सके और साथ ही तीनों की बातें भी सुन सके। अब शिन के मना करने के बाद भी किम सारी डिटेल अपने पेरेंट्स को बताने लगा कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था। लेकिन तभी एडवोकेट शिन भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसे पता चला कि किम अपने पेरेंट्स के साथ इंट्रोगेशन रूम में है, इसीलिए वो जल्दी से ऑफिसर पार्क के पास गया क्योंकि उसे पता था कि पार्क किम की बातें सुन रहा होगा। तब ऑफिसर पार्क कंप्यूटर बंद कर देता है। इसके बाद शिन किम के पास गया और उसे फिर से समझाया कि अगर किम ऐसे ही हर किसी को अपने केस की डिटेल बताता रहेगा तब शायद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। उधर ऑफिसर पार्क पुलिस चीफ से मिलता है और बताता है कि उन्हें किम के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं, लेकिन किम अब भी अपना क्राइम कन्फेस नहीं कर रहा, जिस वजह से उन्हें कोर्ट में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तब पुलिस चीफ कहता है कि ऑफिसर पार्क को किम का केस बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होगा। अब रात होने पर ऑफिसर पार्क किम के पास गया और उसे वही इनहेलर देता है जो उसने क्राइम सीन पर से चुराया था। दरअसल ऑफिसर पार्क किम के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और उसे ऐसा दिखाता है कि वो किम का भला चाहता है ताकि किम उस पर भरोसा करके क्राइम कन्फेस कर ले और इसीलिए उसने होंग के घर से वो इनहेलर चुराया था। लेकिन इस बार किम को एडवोकेट शिन की बात याद थी, इसीलिए वो ऑफिसर पार्क को किसी तरह घुमा देता है और उसे कुछ नहीं बताता। कहानी में आगे ऑफिसर पार्क प्रोसिक्यूटर एन के पास गया और उसे किम के केस के बारे में सब कुछ बता दिया कि किम एक साधारण सा कॉलेज स्टूडेंट है और उसका अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तब एन कहती है कि वो कोर्ट में किम को गिल्टी प्रूफ कर देगी, मतलब किम के लिए आगे और भी ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली है। अगले दिन कोर्ट में किम का ट्रायल शुरू होने वाला था। तब ऑफिसर पार्क किम को एक टी शर्ट देता है और उसे वही टी शर्ट पहनकर कोर्ट चलने कहता है। टी शर्ट पहनने के बाद किम पूरा छपरी लग रहा था और ऑफिसर पार्क भी यही चाहता था कि कोर्ट में किम का अपीयरेंस एक स्ट्रीट बॉय की तरह लगे, जिससे जज को उस पर दया नहीं आएगी। मतलब पार्क यह साइकोलॉजिकल खेल खेल रहा था। अब किम को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया, इसीलिए कोर्ट में पूरी तरह टेंशन का माहौल बन गया। अब ट्रायल शुरू होता है और प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि उन्हें किम के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिले हैं, इसीलिए एन जज से अपील करती है कि किम को कुछ दिन और कस्टडी में रखा जाए ताकि पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करके किम को पूरी तरह गिल्टी प्रूफ कर सके। तभी एडवोकेट शिन खड़ा होकर बताता है कि किम एक कॉलेज स्टूडेंट है, इसीलिए उसे कस्टडी में रखना सही नहीं
नहीं होगा क्योंकि किम अब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन वो इतने बड़े क्राइम का मेन सस्पेक्ट है, इसीलिए जज उसे पुलिस कस्टडी में जाने का फैसला सुनाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कोर्ट में बस सच मायने नहीं रखता, बल्कि जो पक्ष जितनी अच्छी कहानी बताएगा फैसला उसके फेवर में होगा। लेकिन पुलिस कस्टडी का मतलब किम को सेंट्रल जेल पास करना था, और किम जैसे लड़के को सेंट्रल जेल में डालना मतलब किसी सफेद खरगोश को भेड़ियों से भरे जंगल में छोड़ने जैसा है। फिर जल्दी से किम को सेंट्रल जेल पास कर दिया गया, लेकिन किम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेल में उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पुलिस से ज्यादा खूंखार कैदियों की चलती है। जेल में इंटर करने के बाद किम को सेल नंबर 8 में रखा जाता है, जहाँ उसके अलावा 2 और कैदी भी थे, जिसमें से एक कैदी को कभी कभी पैनिक अटैक आता है, लेकिन दूसरा सेलमेट काफी शांत और समझदार है। आगे वही सेलमेट किम को जेल के सभी रूल के बारे में बताता है, और साथ ही एक व्हाइट टाइगर गैंग के बारे में भी बताता है, जो किसी भी कैदी को बिना किसी कारण पीट देते हैं ताकि जेल में उनका डर बना रहे। लेकिन जेल में एक अंडरवर्ल्ड डॉन भी है जिसका नाम डूड है, और वो जेल में ड्रग बेचने का काम करता है, और उसका भी जेल में काफी अच्छा होल्ड है। अब सोचने वाली बात ये थी कि जेल में डूड के पास ड्रग कहाँ से सप्लाई हो रहा है। दरअसल डूड हमेशा मेडिकल केयर के लिए इंजेक्शन लेने जेल के हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है, और वही नर्स उसके लिए वहाँ से ड्रग सप्लाई करती है। लेकिन इस बार नर्स बताती है कि वो आखिरी बार डूड का काम कर रही है, क्योंकि उसका किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए आगे वो डूड की कोई मदद नहीं कर पाएगी। उधर किम मेडिकल ऑफिसर के पास जाकर अपना इनहेलर फिल करवाता है, क्योंकि वो अस्थमा का पेशेंट है। इनहेलर फिल करने के बाद किम अपने सेल में वापस आता है। तभी व्हाइट टाइगर गैंग का एक कैदी जिसका नाम जून है वहाँ आकर किम को परेशान करने लगा, और टूथब्रश में लगी ब्लेड से किम को डराने लगा। लेकिन किम की किस्मत उस समय अच्छी थी, क्योंकि डूड ये सब दूर से देख रहा था, इसीलिए वो किम को बचाने सीटी बजाता है। तब जून और उसके साथी वहाँ से चले गए। वही जेल के बाद टीवी में एक न्यूज फ्लैश होती है, जिसमें किम के केस के बारे में दिखाया जाता है। इसीलिए एडवोकेट शिन प्रोसिक्यूटर एन से मिलने उसके ऑफिस गया और न्यूज के बारे में पूछने लगा कि अभी तक किम गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, तो फिर उसके बारे में ऐसी न्यूज फ्लैश क्यों की जा रही है। तब एन बताती है कि पुलिस को जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, और वैसे भी सारे सबूत भी किम के खिलाफ है, और उसे बस सजा दिलाना बाकी है। मतलब एन किम को पहले ही कल्प्रिट मान चुकी थी। लेकिन शिन प्रोसिक्यूटर एन को बताता है कि किम के पास होंग को मारने की कोई वजह नहीं थी, और वो उस रात पहली बार होंग से मिला था। लेकिन शिन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, मानो सबने ठान लिया है कि किम को किसी भी तरह गिल्टी प्रूफ करके केस को क्लोज करना है। आगे एन कहती है कि अगर किम अपना क्राइम कन्फेस नहीं करता, तब भी ड्रग और अल्कोहल के नशे में होंग के साथ जबरदस्ती करने के लिए उसे सजा भुगतनी होगी। यहाँ हम व्यूअर क्लियरली देख पाते हैं कि एन किसी भी हाल में किम को सजा दिलाना चाहती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। आगे एडवोकेट शीन अपने क्लाइंट किम के घर गया और उन्हें अपनी फीस बताई। हालांकि शीन की फीस $70,000 है, लेकिन किम के घर की हालत देखकर वो अपनी फीस कम कर देता है और उनसे बस $50,000 चार्ज करने की बात करता है। लेकिन किम के पेरेंट्स के लिए ये भी बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए वो इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगते हैं। आगे शिन पुलिस स्टेशन वापस आता है क्योंकि उसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना था। तब प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि वो सबूतों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनके पास जितने भी सबूत है उससे 100% यही प्रूफ होता है कि किम ने ही होंग को खत्म किया है। जिस पर शिन कहता है कि हो सकता है किम की किसी गलती की वजह से होंग एक्सीडेंटली मारी गई हो। तब एन बताती है कि होंग को 13 बार स्टैप किया गया, इसीलिए एक ही गलती कोई 13 बार कैसे कर सकता है। तब शिन कहता है कि बस इसीलिए वो किम को बेगुनाह मानता है, क्योंकि इतना बड़ा क्राइम करने के लिए किम के पास कोई वजह नहीं थी। लेकिन पुलिस बस इसीलिए किम पर शक कर रही है क्योंकि जब क्राइम हो रहा था तब किम उस घर में प्रेजेंट था। लेकिन अगले दिन प्रोसिक्यूटर एन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सभी न्यूज चैनल को बताती है कि होंग के केस में किम एक प्राइम सस्पेक्ट है, और साथ ही एन सबके सामने किम की फोटो भी जारी कर देती है ताकि शहर के लोग किम को अच्छी तरह देख ले और अपने माइंड में उसके लिए एक इमेज बना ले जो एक क्रिमिनल की होगी। ये न्यूज जेल के बाकी कैदी के साथ किम भी देखता है और उसे अपनी इमेज की फिक्र होने लगी, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, लेकिन अब उसे अपना पूरा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद होते हुए नजर आ रहा था। इसीलिए किम जेल के फोन बूथ से अपने लॉयर शिन को कॉल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछने लगा। लेकिन शिन किम को केस से जुड़ी कोई भी बात बताने से मना कर देता है, क्योंकि जेल का फोन टेप किया जा रहा था। इसीलिए शिन कहता है कि वो जल्दी ही किम से मिलने जेल आएगा। आगे शिन एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देता है कि वो किम का डिफेंस लॉयर है और किम के साथ ये सब इसीलिए हो रहा
रहा है क्योंकि वो उस रात होंग के घर पर था, लेकिन उसने क्राइम को अंजाम नहीं दिया। फिर शिन किम से मिलने जेल गया और उसे हिम्मत दी कि बाहर बस एक हवा बनाई जा रही है और आखिर में वो लोग ही केस जीतेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किम के बारे में अब पूरा शहर जान चुका था। ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें एक बेकसूर इंसान को मीडिया और पुलिस वालों ने क्रिमिनल साबित कर दिया, जबकि कोर्ट में वो क्रिमिनल प्रूव भी नहीं हुआ। खैर, कहानी में आगे हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम बैरिस्टर कैंग है। कैंग ने शिन का इंटरव्यू देखा था, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो किम का केस खुद लड़ेगी। दरअसल कैंग का खुद का एक लॉ फर्म है और उसके अंडर काफी सारे लॉयर काम करते हैं और बैरिस्टर कैंग किम का केस बस इसीलिए लड़ना चाहती है ताकि उनकी लॉ फर्म की मार्केटिंग हो जाए। यहाँ आप देख ही रहे होंगे, पुलिस हो, प्रोसिक्यूटर हो या ये लॉयर हो, सब के सब बस किम के केस में अपना फायदा देख रहे हैं। किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किम बेकसूर है या नहीं, बस सबको अपना फायदा चाहिए। अब ऑफिसर पार्क का क्या फायदा है और प्रोसिक्यूटर एन का क्या फायदा है, ये दोनों हमें आगे पता चलने वाले हैं। इसीलिए बाद में कैंग अपनी असिस्टेंट सुजीन को किम के पेरेंट्स के साथ मीटिंग अरेंज करने कहती है। आगे किम के पेरेंट्स कैंग से मिलते हैं, तब कैंग किम का केस फ्री में लड़ने कहती है। कैंग बताती है कि वो किम को बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत करेगी क्योंकि उसके पास लॉयर की पूरी टीम है। अब किम के पेरेंट्स पहले ही काफी गरीब है, इसीलिए वो लोग शिन को हटाकर बैरिस्टर कैंग को किम का केस हैंडओवर कर देते हैं। वही दूसरी तरफ जेल में व्हाइट टाइगर गैंग के लोग किम को पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे पर काला कपड़ा डालकर उसे कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद किम को रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है और बुरी तरह पीटा जाता है। अब ये सारा टॉर्चर जेल के एक गार्ड के सामने होता है, लेकिन वो गार्ड किम को नहीं बचाता क्योंकि उसे पता था कि जो कैदी उसे पैसे देते हैं वो जेल में आए हर नए कैदी के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। वही दूसरी तरफ शिन एक बार फिर क्राइम सीन पर गया और कुछ फोटोज क्लिक की। इसके बाद शिन किम से मिलने जेल गया और उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर गया। साथ ही शिन किम को कुछ कार्ड भी देता है जिसमें कुछ पैसे है जो जेल में उसके काम आ सकते हैं। तब किम शर्मिंदा होते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स ने किसी बैरिस्टर कैंग को हायर कर लिया और अब शिन उसका केस आगे नहीं लड़ पाएगा। मतलब किम चाहता है कि एडवोकेट शिन उसका केस लड़े, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शिन को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो फिर भी किम को वो सारी चीजें दे देता है जो शिन उसके लिए लाया था। लेकिन वो किम के लिए अब भी परेशान था। आगे किम जब अपने सेल में वापस आता है तब डूड का एक आदमी उसे अपने साथ डूड के पास लेकर गया। उस समय डूड के सामने 3 कैदी घुटनों पर बैठे थे और उनमें से एक कैदी जेल में ड्रग सप्लाई करता था। अब जेल में बस डूड एकलौता था जो ड्रग का बिजनेस करता है और उसके अलावा कोई दूसरा जेल में ड्रग नहीं बेच सकता। डूड को ये भी पता था कि किम ने उन कैदियों को जेल में ड्रग बेचते हुए देखा था, इसीलिए उसने किम को उनकी पहचान करने के लिए बुलाया था। लेकिन किम डूड के सामने झूठ बोल देता है कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो डूड को सच बता देगा तब डूड उस कैदी को जान से मार देगा। आगे किम अपने सेल में सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि किम अब इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुका था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही किम ने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि उसका वही सेलमेट जिसे पैनिक अटैक आते हैं, उसने जेल से टॉर्चर से परेशान होकर खुद को खत्म कर लिया। ये देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया और उसे लगने लगा कि आगे चल के उसका भी यही हाल होगा। और तभी किम को भी पैनिक अटैक आ गया और वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। लेकिन गार्ड को यहाँ गलतफहमी हो गई और उन्हें लगा कि किम जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो लोग किम को पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं, जिसके बाद बेचारे किम को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। उधर प्रोसिक्यूटर एन ऑफिसर पार्क से केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। तब ऑफिसर पार्क बताता है कि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा, लेकिन कोर्ट पुलिस को इतना समय नहीं देगा और शायद किम को रिहा कर दिया जाए, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ सोचना होगा। तब प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि वो लोग किम की पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे, जिसमें वो किम से ऐसे सवाल पूछेगी जिससे उसकी दिमागी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी और उन्हें 15 से 20 दिन का समय और मिल जाएगा। मतलब किम के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वो बस एक ट्रेलर था और उसके दिमाग की सही बैंड तो अब बचने वाली है। अब अगले दिन एन किम की पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अप्लाई करती है और उसे आसानी से परमिशन भी मिल जाती है, जिसके बाद किम को इंट्रोगेशन रूम में लाया जाता है, जहाँ प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि वो किम पर होंग को टॉर्चर करने और उसे जान से मारने के इल्जाम के लिए लंबा मुकदमा चलाने वाली है। लेकिन किम अब भी यही कहता है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तब एन किम के इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि पहले किम हर बार यही बोल रहा था कि उसने किसी को नहीं मारा।
फिर ऑफिसर पार्क शिन को कॉल करके किम की पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बताता है। तब शिन बताता है कि अब वो किम का डिफेंस लॉयर नहीं रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब भी किम की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि प्रोसिक्यूटर एन उसे मेंटली इतना टॉर्चर करेगी कि किम वो भी क्राइम कन्फेस कर लेगा जो उसने किया ही नहीं। इसीलिए शिन अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, ताकि उसे किम के केस के बारे में कुछ मदद मिल सके। उधर बैरिस्टर कैंग को भी किम के पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पता चला। तब वो अपनी असिस्टेंट सुजीन को पुलिस स्टेशन जाने कहती है। उधर ऑफिसर पार्क किम को जानबूझकर मॉर्ग रूम में लेकर गया और उसे हॉन्ग की डेड बॉडी दिखाई, ताकि किम की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि किम को साइकोलॉजिकली तोड़ा जा रहा था, क्योंकि हॉन्ग की बॉडी देखने के बाद किम को अस्थमा के अटैक आने लगे। लेकिन जैसे ही किम अपना इनहेलर निकालता है, तब ऑफिसर पार्क उससे इनहेलर छीन लेता है और कहता है कि जब तक उसकी पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी नहीं हो जाती, वो किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं ले सकता। आगे किम फिर से टेस्ट के लिए बैठा, तभी वहाँ सुजीन आई और किम को टेस्ट देने से मना कर दिया, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट को कोर्ट में नहीं माना जाता। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी टेस्ट देने तैयार है। अब टेस्ट देने के दौरान किम को केस से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसे सुनकर किम की कंडीशन और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। वही टेस्ट के दौरान किम का इनहेलर उसके सामने रखा जाता है, लेकिन उसे अपना इनहेलर इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। ऐसे में किम की हालत बिगड़ती चली गई। तब शिन भी वहाँ पहुँच गया था, लेकिन उसे पता था कि वो किम के केस में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो उसका लॉयर नहीं रहा। इसीलिए वो सुजीन को गाइड करता है और उसे टेस्ट को बीच में ही कैंसिल करने का तरीका बताता है, और इस तरह किम का पॉलीग्राफ टेस्ट कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही किम वापस जेल में आया, तब वही जून नाम का कैदी उसे फिर से परेशान करने लगा और बुरी तरह पीटने लगा। जिसके बाद डूड किम को अपने सेल में लेकर गया और उसे पढ़ने के लिए एक किताब दी, जिसमें जेल में सरवाइव करने के सारे तरीके लिखे थे। अब अगले दिन किम की दूसरी ट्रायल शुरू होती है। तब डूड किम को एक स्पेक्स देता है, ताकि कोर्ट में जाने के बाद किम डिसेंट दिखे। वही दूसरी तरफ हॉन्ग की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तब शिन भी हॉन्ग के फ्यूनरल में पहुंच गया और उन सभी के चेहरों को ध्यान से देखने लगा जो हॉन्ग के फ्यूनरल में आए थे। तब शिन को याद आता है कि जब वो क्राइम सीन पर फोटो क्लिक करने गया था, तब उसने हॉन्ग के बेडरूम में कुछ मेडिसिन रखी देखी थी। इसीलिए शिन हॉन्ग का इंस्टा अकाउंट चेक करता है और उसमें एक फोटो देखकर पता चलता है कि हॉन्ग कुछ दिनों से एक रिहैब क्लिनिक पर विजिट कर रही थी। इसीलिए शिन सीधा उस रिहैब क्लिनिक पर पहुंच गया और वहां जाने के बाद शिन डॉक्टर चैन से उस मेडिसिन के बारे में पूछता है जो डॉक्टर चैंग ने हॉन्ग को प्रिस्क्राइब किया था, क्योंकि वो मेडिसिन ड्रग और नार्कोटिक की कैटेगरी में गिनी जाती है। तब डॉक्टर अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि वो मेडिसिन मार्केट में ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी उसने मेडिसिन हॉन्ग को दी थी। बस इसी बात से शिन डॉक्टर को ब्लैकमेल करने लगा और हॉन्ग का पिछले 3 महीने का मेडिकल रिकॉर्ड ले लिया। आगे डॉक्टर चैन शिन को हॉन्ग की रूममेट के बारे में बताता है जो अब भी रिहैब क्लिनिक पर विजिट करती है। कहानी में आगे हम कोर्ट की अगली हेयरिंग देखते हैं। तब बैरिस्टर कैंग कोर्ट से किम की बेल की अपील करती है, क्योंकि उसे जेल में बुरी तरह बुली किया जा रहा है और किम एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए वो जेल का टॉर्चर सह नहीं पाता। आगे कैंग किम को जज के सामने अपने शरीर पर लगे निशान दिखाने कहती है जो उसे जेल के कैदियों ने दिए थे। तब प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि किम को वो निशान पनिशमेंट के तौर पर मिले हैं, क्योंकि उसने जेल से भागने की कोशिश की। इसीलिए जेल के गार्ड ने किम को पीटा था, लेकिन किम ने कभी जेल से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे पैनिक अटैक आया था। इसीलिए वो घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। लेकिन किम ये बात कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाता। वही बैरिस्टर कैंग भी किम पर गुस्सा होने लगी कि उसने जेल से भागने वाली बात उससे क्यों छुपाई। अब सारी बातें सुनने के बाद जज किम की बेल रिजेक्ट कर देता है और किम को वापस जेल भेज दिया जाता है। वही दूसरी तरफ एडवोकेट शिन कैंग की असिस्टेंट सुजीन को हॉन्ग के 3 साल के मेडिकल रिकॉर्ड $1 लाख में बेच देता है, ताकि किम को उससे कुछ मदद मिल सके और शिन की फीस भी निकल जाए। उधर कोर्ट से वापस जेल जाने के बाद जून नाम का कैदी किम को फिर से परेशान करने लगा और उसके हाथ पर चाकू से एक कट मार दिया। जिसके बाद डूड अपने सेल में किम की बैंडेज करता है और हम देख पाते हैं कि जेल में बस डूड ही एक ऐसा बंदा था जो किम की हमेशा मदद करता। उधर सुजीन हॉन्ग के मेडिकल रिकॉर्ड बैरिस्टर कैंग को दिखाती है। तब कैंग को पता चला कि हॉन्ग के मेडिकल रिकॉर्ड उनके केस को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगले दिन बैरिस्टर कैंग सीधा प्रोसिक्यूटर एन के ऑफिस में पहुंच गई और उसे हॉन्ग की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। जिसके बाद ये पता चला कि हॉन्ग
होंग जो ड्रग लेती थी वही ड्रग उसने किम को भी दिया था, और जब ये बात कोर्ट के सामने आएगी तो शायद ट्रायल किम के फेवर में जा सकता है, क्योंकि किम के पास होंग को मारने का कोई मोटिव नहीं था। अब ड्रग कानूनी जुर्म तो था, लेकिन किम को लाइफ सेंटेंस नहीं मिल सकती। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर एन भी समझ गई कि वो कोर्ट में किम को गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोनों काफी देर बहस करने के बाद फैसला करते हैं कि वो लोग किम को कम से कम 10 साल की सजा दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए किम को अपना गुनाह कबूल करना होगा। इससे दोनों ही तरफ के लॉयर की इंसल्ट होने से बच जाएगी। मतलब ये एक तरह की डील है जो पूरी तरह गलत है, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी की डील अमीर और ऊंचे पद पर बैठे लोगों के लिए क्या मायने रखती है? कुछ नहीं। एक आम आदमी तो उनके लिए कीड़ा मकोड़ा या चींटी जैसा है, जिससे वो फायदा निकाल कर और उन्हें चूस कर फेंक देते हैं। खैर, आगे बैरिस्टर कैंग ये सारी बातें जेल जाकर किम को बताती है कि किम को क्राइम कन्फेस करना होगा, जिसके बाद दोनों तरफ के लॉयर कोर्ट में ये प्रूव कर देंगे कि किम से वो सब अनजाने में हुआ और ड्रग के नशे में हुआ, जिसके बाद उसे 10 साल की सजा मिलेगी। लेकिन अगर जेल में उसका बिहेवियर अच्छा रहा तो कैंग उसे बस 2 या 3 साल में जेल से बाहर निकाल लेगी। वही किम भी जेल के टॉर्चर से परेशान हो चुका था और जल्दी से बाहर आना चाहता था, इसीलिए वो बैरिस्टर कैंग की बात मान जाता है। मतलब अब वो उस क्राइम को कन्फेस करने मान गया जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन जब किम शिन को ये सारी बातें बताता है तब शिन ने किम को अपना क्राइम कन्फेस करने से मना कर दिया। शिन का कहना था कि किम ने जो क्राइम नहीं किया उसे कन्फेस करने से वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद लोग उसे क्रिमिनल की नजर से देखेंगे। इस पॉइंट पर किम पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन किम का ट्रायल शुरू होता है और जज उसे कन्फेशन मांगता है। तब किम कुछ देर चुप रहने के बाद वही कहता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर एन और बैरिस्टर कैंग दोनों ही शॉक रह गए। किम का फैसला सुनने के बाद कैंग गुस्से से कहती है कि आगे वो किम का केस लड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वो किम का केस अपने असिस्टेंट सुजीन को हैंडओवर कर देती है, जो इस फील्ड में पूरी तरह नई है। अब ट्रायल खत्म होने के बाद किम वापस जेल में आता है। तब जून उसे परेशान करने के लिए सिगरेट के 3 पैकेट लाने कहता है, इसीलिए किम डूड के पास सिगरेट लेने पहुँच गया। लेकिन डूड उसे 3 की जगह 2 पैकेट देता है, क्योंकि जेल में सिगरेट काफी महंगी बिकती है। लेकिन जब किम ने जून को 3 की जगह 2 पैकेट दिए तब जून किम को बुरी तरह पीटने लगा। अगले दिन किम अपने पेरेंट्स को कॉल करके उनसे पैसे लाने कहता है और पैसे मिलने के बाद डूड से एक और सिगरेट का पैकेट खरीद कर जून को दे देता है, ताकि जून आगे से उसे परेशान न करे। लेकिन अब जून कहता है कि उसे 3 नहीं बल्कि 4 सिगरेट के पैकेट चाहिए, जिसके बाद वो किम को फिर से बुरी तरह पीटने लगा और लाइटर से उसका हाथ भी जला देता है। लेकिन तभी डूड वहाँ पहुँचकर उन कैदियों से किम को बचा लेता है और जेल के हॉस्पिटल ले जाकर उसके हाथ का इलाज करवाता है। जिसके बाद डूड के आदमी जिन को पकड़ लेते हैं और किम के सामने डूड भी जून का हाथ गर्म पानी में डाल देता है। कहानी में आगे हम सुजीन को देखते हैं, जो अभी अभी लॉयर बनी है, लेकिन वो किम का केस लड़ना चाहती है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो किम के पुराने लॉयर शिन के साथ मिलकर उस केस पर काम करेगी। आगे सुजीन किम के केस को ज्यूरी ट्रायल में रीओपन करने का फैसला करती है, जिसमें जज के अलावा वहाँ बैठी ज्यूरी के लोग भी अपना वोट देकर किम को बचा सकते हैं या जेल भेज सकते हैं। इसीलिए शिन जेल जाकर किम से मिलता है कि वो लोग ज्यूरी ट्रायल में उसका केस लड़ने वाले हैं, जिसके लिए 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तब तक किम को जेल में ही रहना होगा। आगे किम ये सारा अपडेट डूड को देता है। तब डूड कहता है कि किम को जेल के अंदर सरवाइव करना सीखना होगा, वरना 4 महीने में वो या तो खुद को खत्म कर लेगा या फिर पागल हो जाएगा। आगे डूड किम से कहता है कि उसने अब तक किम की जितनी भी मदद की है वो फ्री में नहीं की, इसीलिए अब समय आ गया है कि किम को डूड के एहसान का कर्ज चुकाना होगा और उसका एक काम करना होगा। जिसके बाद किम को पहले पेन किलर दिया जाता है और किम का एक कंधा डिसलोकेट कर दिया जाता है। फिर बाद में जेल के बड़े अधिकारी किम को जेल से बाहर बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके कंधे को रिलोकेट करते हैं और एक बड़ी सी बैंडेज उसकी बॉडी पर बांध देते हैं। फिर किम को वापस जेल भेज दिया जाता है। जेल में आने के बाद किम को डूड के सेल में ले जाया गया और उसकी पूरी बैंडेज खोल कर डूड अपने पास रख लेता है। अब रात होने पर डूड के लोग उस बैंडेज को गर्म पानी में बॉईल करते हैं और यहाँ हमें पता चला कि उस बैंडेज को किम की बॉडी पर बांधने से पहले ड्रग में भिगाया गया था, जिसके बाद बैंडेज को बॉईल करके उसमें से ड्रग निकाला जाता है और वही ड्रग डूड के काम आता है। वही दूसरी तरफ शिन एक बार फिर अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है और उसे क्राइम सीन पर लेकर जाता है, ताकि उसकी एक्स वाइफ जो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है वो क्राइम सीन से कुछ क्लू निकाल सके। उधर ऑफिसर पार्क मैप देखकर उस रूट का पता करता है जहाँ से किम और होंग गुजरे थे। जिसके बाद वो उस रूट पर लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, ताकि उसे किम के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एविडेंस मिल जाए। आगे जूरी ट्रायल की हियरिंग शुरू होती है और प्रोसिक्यूटर एंड ट्रायल
शुरू करते हुए बताती है कि होंग को 13 बार स्टैप किया गया था, जिसके बाद उन्हें क्राइम सीन पर 117 ऐसे एविडेंस मिले जो किम के खिलाफ है। इसीलिए वो कोर्ट से किम के लिए लाइफ सेंटेंस की मांग करती है। यह साफ नजर आ रहा था कि प्रोसिक्यूटर एन किम से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसने कैंग के साथ की गई डील पर पानी फेर दिया था। आगे शिन आर्गुमेंट को कंटिन्यू करते हुए कोर्ट को किम की कॉलेज लाइफ वाली पिक्चर दिखाती है। शिन आगे बताता है कि किम का पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह क्लियर है और उसके पास होंग को मारने का कोई कारण नहीं था और किम को बस इसमें जानबूझकर घसीटा गया है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि किम की कुछ चीजें होंग के घर से मिली है। इसके बाद एक डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया जाता है जो बताता है कि होंग की बॉडी पर चाकू के 13 निशान है और एक मामूली सा कट उसके हाथ पर भी लगा था, जो शायद चाकू का हमला रोकने की वजह से लगा होगा। तब शिन कोर्ट को बताता है कि होंग के घर जाने के बाद दोनों ने नाइफ गेम खेला था और कट गेम खेलते हुए होंग को गलती से लगा था। आगे शिन कोर्ट को बताता है कि किम एक लेफ्टी है और वो अपने सारे काम लेफ्ट हैंड से करता है, लेकिन होंग की बॉडी पर जो घाव लगे हैं वो किसी ने राइट हैंड से मारे हैं, मतलब किलर राइट हैंडेड है और किम लेफ्ट हैंडेड। इसके बाद उस लेडी ऑफिसर को पेश किया गया जिसने उस रात ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए किम को गिरफ्तार किया था। लेडी ऑफिसर कोर्ट को बताती है कि किम काफी ज्यादा पैनिक स्टेट में लग रहा था और वो बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन वो उस रात किम को टेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि उसके डिवाइस की मीटर की बैटरी लो थी। इसके बाद उस ऑफिसर को पेश किया गया जो किम को होंग के घर से सीधा पुलिस स्टेशन लेकर गया था। तब रास्ते में किम ने उससे पूछा था कि क्या होंग मर गई या जिंदा है। तब प्रोसिक्यूटर एन इस स्टेटमेंट को पकड़कर कोर्ट में बताती है कि किम दरअसल कंफर्म करना चाहता था कि उसने जो क्राइम किया है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, लेकिन किम असल में होंग के लिए चिंतित था कि होंग किसी तरह बच जाए। फिर आगे कोर्ट में उस कार के डैश कैम की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर चलाई जाती है जिस कार से पुलिस वाले किम को पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। तब रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा था कि वो पुलिस वाले खुद होंग के मर्डर को सीरियसली नहीं ले रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। इसके बाद किम के पुराने कॉलेज के प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश किया जाता है जो कोर्ट को बताता है कि उसने किम को अपने कॉलेज से एक्सपेल कर दिया था क्योंकि किम ने कॉलेज कैंपस में एक लड़के को बुरी तरह पीटा था। तब सुजिन खड़े होकर किम से इस बारे में पूछती है, जिस पर किम बताता है कि वो लड़का क्लास में हमेशा उसे बुली किया करता था और उसके पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करता था क्योंकि उसके पिता एक टैक्सी ड्राइवर है। इसीलिए एक दिन उसे गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के की पिटाई कर दी। अब ट्रायल खत्म होता है जिसके बाद जेल में शिन किम को एक फोटो दिखाता है जिसमें होंग के बेड के पास रखे एक टेबल पर कुछ फ्रूट रखे थे। तब शिन उस टेबल पर रखे फ्रूट काटने के चाकू को पहचानता है क्योंकि वो चाकू एविडेंस की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने एविडेंस लिस्ट में वही चाकू रखा है जो पुलिस को किम के जैकेट से मिला था। शिन आगे होंग के रूममेट के बारे में पूछता है और साथ ही उस ड्रग के बारे में भी जो होंग लेती थी, लेकिन किम को इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसका सारा ध्यान बस लड़की पर था। आगे शिन होंग के रूममेट युन के अफेयर के बारे में पता लगाता है। तब युन से मिलने पर उसे पता चला कि होंग से उसका झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो उसके घर से निकल गई थी। युन से बात करने के बाद शिन जॉन नाम के एक लड़के का पीछा करता है जो लड़कियों को ड्रग सप्लाई करता है। दरअसल शिन ने होंग के रूममेट युन की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली थी जिससे उसे पता चला कि होंग की मौत से पहले ही युन का जॉन के साथ झगड़ा हुआ था। उस रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि युन और जॉन रिलेशनशिप में थे, लेकिन युन को शक था कि शायद जॉन होंग के साथ भी मजे कर रहा है, इसीलिए उनका झगड़ा हुआ था। यहाँ शिन अंदाजा लगाता है कि होंग, युन और जॉन तीनों ही एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड थे और शायद होंग को मारने की ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन शिन को अब भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे किम को बचाया जा सके। इसीलिए शिन सुजिन को उस रूट के सारे सीसीटीवी कलेक्ट करने कहता है जिस रात किम होंग से मिला था। वही जेल में किम ने डूड का ड्रग वाला काम भी बिना किसी गलती के किया था, इसीलिए वो किम से काफी इम्प्रेस होता है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक सेल फोन देता है ताकि वो अपनी फैमिली से बात कर सके। उधर एडवोकेट शिन उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और उसे पता चला कि किम और होंग टैक्सी में फ्यूल डलवाने के लिए जिस गैस स्टेशन पर रुके थे वहाँ एक लड़का होंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो होंग से बात नहीं कर पाता, इसीलिए वो लड़का पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। आगे शिन को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि उस लड़के का नाम ली है और वो एक डिलीवरी बॉय है, इसीलिए सुजीन और शीन उस डिलीवरी कंपनी में जाकर ली के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें पता चला कि ली पहले ही वहाँ से जॉब छोड़कर चला गया। आगे डिलीवरी कंपनी का मैनेजर बताता है कि ली के खिलाफ वैसे भी बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी और उनमें से एक कंप्लेन होंग ने भी की थी। दरअसल ली का असली काम डिलीवरी का नहीं बल्कि ऐसे लोगों को ढूंढना था जो उसके साथ मिलकर दूसरे इलीगल बिजनेस कर सके।
कहानी में आगे हम देखते हैं शिन ने किसी तरह ली की करंट लोकेशन पता कर ली थी, इसीलिए वो ली से पूछताछ करने पहुंच गया। तब ली उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और आखिर में वो शिन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, लेकिन शिन ली के हमले से किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी एक पुलिस वाला कुछ ऑफिसर के साथ वहाँ पहुँच गया और ली को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन कोर्ट में फिर से ट्रायल शुरू होती है। तब ऑफिसर पार्क किम पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगा, जिसे सुनकर किम से बर्दाश्त नहीं होता और वो कोर्ट में चिल्लाने लगा कि वो कल्प्रिट नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। ये देखकर प्रोसिक्यूटर एन समझ गई कि किम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस बात का फायदा उठाकर किम के पास कुछ सवाल करने चली गई और कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन किए कि किम खुद एक पॉइंट पर अपने स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज हो गया। प्रोसिक्यूटर एन बताती है कि किम इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मजे करने का चांस खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस रात होंग के घर गया, जिसके बाद उसने अल्कोहल और ड्रग भी पी लिया। अब यहाँ तक सब सही था, लेकिन प्रोसिक्यूटर एन ने इन सब बातों को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया कि कोर्ट को भी लगने लगा कि किम ही असली कल्प्रिट है। आगे एन बताती है कि अगर किम चाहता तो उस रात पुलिस को कॉल करके मदद बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से उसके जैकेट में चाकू भी बरामद हुआ। आगे एन पूछती है अगर किम को लगता है कि वो कल्प्रिट नहीं है, तब उसने अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश क्यों की। अब प्रोसिक्यूटर एन ने जितने भी सवाल किम के सामने रखे थे वो सब सही थे, जिसे किम मना नहीं कर सकता था। इसीलिए वो रोने लगा और पैनिक होने लगा, क्योंकि वो एन की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाता। अब सुजिन भी समझ गई थी कि वो एन को नहीं बचा सकती, इसीलिए वो अपना सामान पैक करके कहीं जाने के लिए निकल गई और शिन को कॉल करके किम के केस की अपडेट दी कि वो लोग बहुत जल्द किम का केस हारने वाले हैं। इसीलिए ट्रायल के बाद शिन एक बार फिर किम से मिलने जेल जाता है। अब किम भी समझ गया था कि वो अपनी बेवकूफी की वजह से पूरी तरह फंस चुका है। तब शिन उसे समझाता है कि अगर उस रात किम होंग के घर नहीं होता तब भी वहाँ ऐसी ही सिचुएशन होती, बस उसकी जगह कोई और फंसता, इसीलिए किम खुद को कोसना बंद करे। तब किम एक बहुत ही बड़ा राज खोलता है और शिन को बताता है जब वो होंग को बाय बोलने उसके बेडरूम में गया था, उस समय होंग खून से सनी हुई थी, लेकिन होंग के हाथ की उंगलियां हिल रही थी, मतलब होंग उस समय जिंदा थी और अगर किम चाहता तो होंग को बचा सकता था, लेकिन वो घबराहट की वजह से वहाँ से भाग गया। तब शिन उसे समझाता है कि इतने घाव लगने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता और मरने के कुछ समय बाद भी डेड बॉडी के पार्ट्स हिलते हैं, क्योंकि चाकू उसके लंग्स के पार गया था, इसीलिए वो स्पॉट पर ही खत्म हो गई थी। अब किम इन चीजों से ऊब चुका था और वो भी ये समझ गया था कि अब उसे जेल में ही रहना होगा और खुद को बचाने के लिए डूड का सहारा लेना होगा। हालांकि जुन फिर से किम को परेशान करने लगा, लेकिन अब किम उस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन एक दिन जुन ने किम का सेल फोन उससे छीन लिया जो डूड ने उसे दिया था। ये देखकर किम को गुस्सा आता है और वो जुन पर हमला कर देता है। ये पहली बार था जब किम ने खुद के लिए हिम्मत दिखाई थी, लेकिन किम जुन के मुकाबले काफी कमजोर था, इसीलिए जुन उसे बुरी तरह पीटता है और उसका सेल फोन भी वापस नहीं करता। जिसके बाद किम मदद मांगने डूड के पास गया, जहाँ डूड किम को अपनी कहानी बताता है कि उसे भी बिना किसी जुर्म में फंसाया गया था, जिसके बाद उसे लाइफ सेंटेंस की सजा मिली। और जब वो जेल में आया था तब वो भी किम की तरह एक कमजोर और डरपोक लड़का था, लेकिन जेल के हालातों ने उसे लड़ना सिखा दिया। इसीलिए डूड चाहता है कि किम भी खुद को बदले और अपने लिए लड़ सके, क्योंकि जेल में सरवाइव करने का यही एक तरीका था। फिर डूड किम को एक सिगरेट देता है, जिसके बाद डूड उसके साथ साय की तरह रहने लगा। कुछ दिन में किम पूरी तरह डूड की तरह बिहेव करने लगा और साथ ही वो एक्सरसाइज करके अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों की हार्ड ट्रेनिंग के बाद किम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन गया। लेकिन एक रात किम जब अपने घर पर अपनी बहन से बात कर रहा था तब उसे पता चला उसकी वजह से उसके घर वालों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद किम उदास हो जाता है, क्योंकि उसके जेल में होने की वजह से उसके घर वालों को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। तभी जुन किम के पास आकर उसे चैलेंज करता है और उसके साथ 1 by 1 फाइट करने कहता है। तब वहाँ डूड भी स्माइल करते हुए आता है, क्योंकि उसे पता था कि किम अब पहले जैसा नहीं रहा और अब वो जुन को फाइट में हरा सकता है। इसीलिए किम भी जुन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद किम ने अपने बाल भी कटवा लिए ताकि वो अपने लुक को और भी ज्यादा खूंखार बना सके। फिर किम उस जगह पर पहुंच गया जहां जुन ने फाइट करने के लिए बुलाया था। तब हम देखते हैं कि जुन वहां पहले से किम का वेट कर रहा है। तब किम तुरंत ही वहां की लाइट बंद कर देता है और जुन को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि उसे वो दिन याद आ रहे थे। तब जुन उसे बहुत परेशान किया करता था। काफी ज्यादा पीटने के बाद किम जुन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन आखिर में वो खुद को रोक लेता है। तब हम देख पाते हैं कि जुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ ऑफिसर पार्क डिलीवरी बॉय
बॉय ली को छोड़ देता है, जबकि ली का होंग के केस से काफी गहरा कनेक्शन है, क्योंकि पार्क को लग रहा था कि शिन फालतू में केस को च्युइंगम की तरह खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ली के रिहाई की खबर सुनकर शिन काफी गुस्सा होता है। इसीलिए अगले दिन जब कोर्ट में ट्रायल शुरू होती है, तब शिन जानबूझकर ली को कोर्ट में स्टेटमेंट के लिए बुलाता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पूछता है, जिसमें वो किम और होंग का पीछा क्यों कर रहा था। तब ली कोर्ट को बताता है कि वो होंग की खूबसूरती देखकर उसे अपने इलीगल बिजनेस के लिए हायर करना चाहता था और बस इसीलिए वो होंग का पीछा कर रहा था। लेकिन किसी का पीछा करना और गैर कानूनी काम करवाना भी एक क्राइम है। इसके बाद भी ऑफिसर पार्क ने उसे पुलिस स्टेशन से जाने दिया। लेकिन यहाँ एक बात तो साफ हो गई थी कि ली का होंग के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। आगे शिन अपनी वाइफ को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। तब शिन की वाइफ बताती है कि वो एक फॉरेंसिक डॉक्टर है और उसके मुताबिक होंग को जिसने भी मारा है वो राइट हैंडेड है, जबकि किम लेफ्ट हैंडेड है। वही होंग के हाथ पर लगा घाव मर्डर की वजह से नहीं, बल्कि उसे नाइफ गेम खेलते समय लगा था। तब शिन कोर्ट को बताता है कि नाइफ सेट में टोटल 9 चाकू होते हैं, लेकिन उस समय नाइफ सेट में 8 चाकू थे, मतलब एक चाकू ऑलरेडी सेट से मिसिंग था और वही चाकू होंग के बेड के बाजू रखे टेबल पर फ्रूट के साथ रखा था और उसी चाकू से किलर ने होंग का काम तमाम किया। आगे शिन की वाइफ कोर्ट को बताती है कि पुलिस किलर को ढूंढने की बजाय किम को ही टारगेट कर रही है और बस उसे ही किलर साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसीलिए शिन की वाइफ ज्यूरी से रिक्वेस्ट करती है कि वो सोच समझकर कोई फैसला ले ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर एंड शिन की एक्स वाइफ से पूछती है कि वो किम के केस में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। तब शिन की वाइफ बताती है कि वो अपने एक्स हस्बैंड की मदद नहीं कर रही, बल्कि वो किम की मदद करना चाहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितने भी फॉरेंसिक डॉक्टर ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया है वो सब गलत है और किम को जानबूझकर फ्रेम किया जा रहा है। इसीलिए वो बस एक स्टूडेंट की मदद करना चाहती है ताकि उसकी जिंदगी खराब होने से बच जाए। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेल में किम अपने हाथ पर डूड की तरह टैटू भी बनवा लेता है। जिसके बाद किम पूछता है कि क्या डूड को भी लगता है कि वो ही असली गुनहगार है, क्योंकि यहाँ एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि किम ने ही होंग को खत्म किया हो और खुद को सेव करने के लिए निर्दोष और मासूम बनने का नाटक कर रहा हो। लेकिन डूड को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो कहता है कि किम उसका अच्छा दोस्त है और उसके लिए इतना ही काफी है। अगले दिन जून व्हाइट टाइगर गैंग के सभी मेंबर को जमा करता है ताकि वो किम से अपनी पिटाई का बदला ले सके। इसीलिए वो लोग किम को अकेले में पकड़ लेते हैं और जून को पीटने के बदले वो किम का एक हाथ काटने की मांग करते हैं। लेकिन तभी डूड अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया और जून को व्हाइट टाइगर गैंग के सामने एक थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद डूड व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर को बताता है कि जून ने पहले किम को लड़ने के लिए चैलेंज किया था, जिसके बाद किम ने उसके साथ फाइट की। इसीलिए व्हाइट टाइगर गैंग को बदला लेने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद डूड किम को लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन सेल की तरफ जाते समय डूड किम को वार्न करता है कि आगे उसे हथियार रखना होगा, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद किम पर भी हमला हो सकता है। अब अगले दिन कोर्ट में फिर से किम के केस की ट्रायल शुरू होती है। तब एडवोकेट सिंह होंग के स्टेप फादर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और कुछ सवाल करता है। जिसके बाद कोर्ट को पता चला कि होंग का लाइफ इंश्योरेंस किया गया था और होंग के मरने के बाद उसके स्टेप फादर को इंश्योरेंस का काफी बड़ा अमाउंट मिलने वाला था। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस दिन उसके स्टेप फादर को होंग की मौत का पता चला, उन्होंने उसी दिन होंग के इंश्योरेंस मनी को क्लेम करने की अपील की थी, जो कि कोई भी बाप अपनी बेटी की मौत पर ऐसा नहीं करता। साथ ही कोर्ट में ये भी पता चला कि मौत के 5 दिन बाद ही होंग के स्टेप फादर ने उसका घर बेच दिया। और इन सब बातों से होंग के स्टेप फादर भी शक के घेरे में आ गए, क्योंकि उनके पास होंग को मारने का कारण था। तब होंग के फादर कोर्ट को बताते हैं कि जिस रात होंग को खत्म किया गया था उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और ये बस सीसीटीवी फुटेज से प्रूफ भी हो जाती है। मतलब उसके स्टेप फादर ने भी होंग को नहीं मारा था। फिर आगे शिन उस कार के ओनर को विटनेस बॉक्स में बुलाता है जिसकी कार को उस रात किम ने ठोका था। तब कार ओनर बताता है कि उसका घर होंग के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उस रात वो अपने घर जाने से पहले होंग के घर के बाहर रेस करने के लिए रुका था। तब शिन बताता है कि उसने होंग के घर की 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली है, जिसमें वो लगातार 2 से 3 दिन होंग के घर के बाहर ही अपनी कार पार्क कर रहा था। इसीलिए हो सकता है कि वो ही होंग को मारने की प्लानिंग कर रहा हो। तब कार ओनर बताता है दरअसल वो होंग के रूममेट को पसंद करता है और उसके लिए ही वो होंग के घर के पास खड़ा रहता था। यही स्टेटमेंट उसने पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पार्क को भी दिया था। मतलब कार ओनर केस से बाहर था। अब शिन के लिए केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। इसीलिए वो आखिर में ऑफिसर पार्क को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और पूछता है कि क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग में किम का इनहेलर साफ देखा जा सकता है, तो फिर एविडेंस लिस्ट में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग के हिसाब से एविडेंस लिस्ट में 9 आइटम होने चाहिए थे, लेकिन लिस्ट में 8 आइटम है। तब ऑफिसर पार्क बताता
है कि जब उसे पता चला कि किम को अस्थमा है, तब उसने सोचा कि शायद किम को इनहेलर की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए उसने वो इनहेलर किम को दे दिया। तब शिन कहता है कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना इलीगल है और इनहेलर एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है, लेकिन ऑफिसर पार्क इतना बड़ा इनहेलर बस ऐसे ही लिस्ट से हटा दिया और उसे सस्पेक्ट को दे दिया। इसका मतलब बाकी के एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी ताकि किम को झूठे केस में फंसाया जा सके। तब प्रोसिक्यूटर एन अपने फाइनल स्टेटमेंट में बताती है कि चेक करने पर पुलिस को किम की बॉडी पर होंग के खून के निशान मिले थे और किम को गिल्टी प्रूव करने के लिए इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए प्रोसिक्यूटर एन कोर्ट में किम के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करती है। आगे एन कहती है कि शिन ने जितने भी आर्गुमेंट किए हैं वो सब बेबुनियाद है और इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद उस दिन की ट्रायल खत्म होती है और किम को वापस जेल भेज दिया जाता है। उधर रात में शिन अपने फाइनल हियरिंग की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी स्किन पर रेड रैशेस आ गए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अगले दिन फाइनल हियरिंग के लिए जूरी के सामने खड़ा होता है और वहाँ बैठी जूरी पैनल को बताता है कि वो एक छोटा मोटा लॉयर है और एक साल में ऐसे 365 छोटे मोटे केस हैंडल कर लेता है और उसे वकालत में 20 साल का तजुर्बा है। और शिन कहता है कि वो अपने तजुर्बे के साथ ये बता सकता है कि किम ने कोई क्राइम नहीं किया। हालांकि किम की ये गलती जरूर है कि उसने अपने घर से टैक्सी चुरा कर ड्राइव की और साथ ही एक लड़की के साथ ड्रग ली जो उस लड़की ने खुद दिया था। आगे शिन जूरी से कहता है कि किम को बस इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो उस रात होंग के घर पर था और उसकी कुछ चीजें पुलिस के हाथ लग गई। वही किम के जैकेट से जो चाकू निकला था वो भी होंग को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और होंग को जिस चाकू से मारा गया था वो पुलिस को अब तक नहीं मिला। आगे शिन बताता है कि ऑफिसर पार्क ने शुरुआत में किम को बस शक के आधार पर अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन बस एक तरफा रखी और सिर्फ किम के खिलाफ सबूत ढूंढे ताकि होंग का केस जल्द से जल्द क्लोज हो जाए। फिर सारी दलीलें सुनने के बाद और सारे एविडेंस देखने के बाद जज कहता है कि किम जिस हालात में पुलिस को मिला उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और साथ ही पुलिस के पास किम के खिलाफ काफी सारे एविडेंस है। इसीलिए जज आखिर में किम को लाइफ सेंटेंस की सजा सुना देता है, जिसके बाद किम को वापस जेल भेज दिया गया और किम भी समझ चुका था कि अब उसे जेल में ही रहना होगा, इसीलिए वो भी एक नॉर्मल कैदी की तरह जेल में रहने लगा। आगे हम देखते हैं कि किम का केस जीतने के बाद प्रोसिक्यूटर एन को प्रमोट कर दिया जाता है और ऑफिसर पार्क को पूरे सम्मान के साथ रिटायर कर दिया जाता है। मतलब उन दोनों का मकसद पूरा हो गया। एक आम और बेकसूर लड़के को फंसाकर और उसकी जिंदगी बर्बाद करके इन दोनों को प्रमोशन मिल गया। वही जेल में डूड और किम अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए डूड चाहता था कि अब से उसका सारा बिजनेस किम संभाले। एक दिन डूड और किम प्लेग्राउंड के पास बातें करते हुए बैठे थे, तब जून वहाँ चुपके से आता है और एक धारदार हथियार से डूड का गला काट देता है, क्योंकि किम को हर बार डूड ने ही बचाया था और इस चक्कर में डूड ने व्हाइट टाइगर गैंग की काफी इंसल्ट की थी। इसीलिए जून ने डूड को मारकर अपना बदला ले लिया। अब किम जेल में पूरी तरह अकेला हो चुका था, लेकिन किम को पता था कि उसे सारी जिंदगी जेल में सरवाइव करना होगा। वही दूसरी तरफ शिन को किम की काफी फिक्र हो रही थी और वो अब भी किम को किसी तरह बेगुनाह साबित करना चाहता है, इसीलिए वो फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब गौर से देखने पर शिन को होंग के घर के बाहर खड़ी कार में एक कैमरा दिखाई दिया और साथ ही कार में कुछ फोटोज भी रखी थी जो क्लियर नहीं दिख रही थी। इसीलिए शिन फिर एक बार होंग के घर गया, तब वो कार वहाँ खड़ी दिखी और उसमें कार का ओनर भी बैठा था। तब शिन उससे कैमरा के बारे में पूछता है, जिस पर कार ओनर बताता है कि वो कैमरा और बाकी की फोटो पुलिस ने पहले ही अपने पास रख ली। इसीलिए शिन जल्दी से सुजीन से मिलता है और किसी भी तरह पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम से उन फोटोज को निकालने कहता है, जिसके बाद सुजीन कैसे भी करके पुलिस स्टेशन से फोटो लाकर शिन को दे देती है। अब आपको याद होगा कि होंग अक्सर रिहैब क्लिनिक जाया करती थी, जिसके बाद शिन ने उस क्लिनिक में जाकर डॉक्टर चैन से होंग की 3 साल की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। अब शिन उन फोटो को देखता है, तब उनमें से एक फोटो में उसे डॉक्टर चैन दिखाई दिया जो होंग के घर से बाहर आ रहा था। दरअसल डॉक्टर चैन का होंग के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, लेकिन होंग चैन के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन चैन होंग को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए होंग ने उसे धमकी दी थी कि अगर चैन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तब वो उसकी वाइफ को उसके अफेयर के बारे में बता देगी। बस इसी डर की वजह से डॉक्टर चैन ने होंग को ब्रूटली मार दिया और सारा इल्जाम किम पर आ गया। लेकिन पुलिस ने और प्रोसिक्यूटर ने इस केस को जल्दी क्लोज करने के लिए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बेचारे किम को फंसा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
आगे शिन सारे एविडेंस ऑफिसर पार्क के पास लेकर गया और उसे किम के केस के बारे में कुछ करने को कहा, क्योंकि किम पूरी तरह बेगुनाह है। लेकिन सारे एविडेंस देखने के बाद ऑफिसर पार्क कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और अब वो इस केस में कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद शिन ऑफिसर पार्क के पास सारे एविडेंस रख देता है और कहता है कि ऑफिसर पार्क ही किम की मदद कर सकता है, वरना शिन केस को रीओपन करेगा और सारे सबूत कोर्ट में पेश करने के बाद ऑफिसर पार्क भी गिल्टी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि उसने केस को क्लोज करने के लिए किम को टारगेट किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की थी, वरना असली कल्प्रेट पकड़ा जाता। एविडेंस शिन की बातें सुनने के बाद ऑफिसर पार्क घबरा जाता है और सारे एविडेंस लेकर प्रोसिक्यूटर एन के पास जाता है कि शिन ने असली कल्प्रेट के बारे में पता लगा लिया है और उसके पास ठोस सबूत है कि किम बेकसूर है, इसीलिए उन्हें किम को रिहा करवाना होगा, वरना वो लोग मुसीबत में आ सकते हैं। जिसके बाद किम पर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं। तब शिन ये गुड न्यूज देने जेल जाता है, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज सुनने के बाद भी किम पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा टॉर्चर में गुजर चुका था। किम अब जिंदा लाश की तरह जेल में ही रह रहा था और ये सब बस इसीलिए हुआ क्योंकि प्रोसिक्यूटर एन जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करके प्रमोशन पाना चाहती थी। वही ऑफिसर पार्क भी पूरे सम्मान के साथ रिटायर होना चाहता था, बस इसीलिए उन्होंने मिलकर किम की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शिन हमेशा से किम के साथ खड़ा था, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि किम बेगुनाह है और यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। अब आप मुझे बताइए कि किसी की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। जान लेने के लिए उसे लाइफ सेंटेंस की सजा मिलती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करना, इसके लिए क्या सजा देनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई मर्डर करता है और उसे लाइफ सेंटेंस की सजा मिलती है तो वो उसी के लायक है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, वो भी बेगुनाह होने के बाद, वो भी ऐसे ऑफिसर की वजह से, तो उसे पूरी जिंदगी उसे भुगतना पड़ता है। उसे कहीं जॉब नहीं मिलती, लोग उसे मर्डरर या रेपिस्ट कहते हैं। उसके लिए पैसे कमाना और अपनी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो छूट भी जाए और बेकसूर भी साबित हो जाए, लेकिन फिर भी लोगों की नजरों में वो रेपिस्ट या कातिल ही रहता है। वही दूसरी तरफ जिन लोगों ने उसे फंसाया है वो अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं, और यही सिस्टम है जिसमें एक आम इंसान को हमेशा पिसना है, हमेशा अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखनी है, और उन ऑफिसर का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि पैसे जो है ऊपर से लेके नीचे तक हर किसी को पुराए जाते हैं, और एक आम इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी खुद की जिंदगी बचा सके, क्योंकि एक आम इंसान के पास कमाने खाने से ही फुर्सत नहीं है। और जब उसके ऊपर कोई केस होता है तब केस लड़ने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। उसकी बीवी, बच्चे या माँ बाप अपना घर बेचते हैं, अपने गहने बेचते हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, लोगों से उधार लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, तब जाके वो केस लड़ पाते हैं। तब भी शायद वो बेकसूर इंसान छूट नहीं पाता, और छूटता भी है